नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे पहली बात यह है आपके लिए कि सबसे पहले यदि आपको ये लेक्चर या जो भी आपके लेक्चर आपने ले चुके हैं या आने वाले लेक्चर आप टाइम पे जो लेंगे, उनको देखने के बाद आपका जो रिव्यू होता है, आपकी जो कमेंट के थ्रू हम करिए, हमें सजेशन दीजिए ताकि हमें पता चले कि हमें आगे और क्या करना है। ठीक है, ताकि हमें आगे और प्रोसेस क्या करनी है। तो इसलिए अपना कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा पहले तो। ठीक है, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं, ये आपके लिए ही कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि अपने लिए हम ये चाह रहे थे कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें। बड़ी बात यह है कि आप यदि इस चैनल को प्रमोट ज्यादा करते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें और से ज्यादा कनेक्टिविटी मिलेगी। और आपको पता है कि कनेक्टिविटी जितनी बढ़ती है, इंप्रूवमेंट उतना ही बढ़ता चला जाता है। ये इंसान की खास बात होती है। आज इंसान एक कितने से क्राइटेरिया में काम करता है, वही इंसान जब बड़े क्राइटेरिया में काम करता है तो इससे उसकी इंप्रूवमेंट हो जाती है। दैट्स इट। और वो आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें और भी ज्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है। तो चलिए, इसलिए हमने ये बात बताई आपको। चलिए, तो इस पर गौर कीजिएगा एक बार और ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम इंडियन पॉलिटी की। और इंडियन पॉलिटी में हम संसद को आज खत्म कर देंगे। सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। सर, पार्लियामेंट को बहुत टाइम हो गया है, 6 पार्ट हो गए, आज शायद 6 या 7वां पार्ट होगा। और हम इतना ही समय मांगते हैं पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट जो संसद हम कराते हैं, तो संसद में सबसे पहले हम यही कहते हैं कि भाई 5 से 6 दिन तो लगेगा ही लगेगा, आप चाहे कितना भी कुछ कर लें। क्योंकि 5 से 6 दिन में यदि पहले खत्म कर दिया, अब देखो करने को तो कई सारी फैकल्टी हैं, कई सारे टीचर हैं, 2 दिन में पढ़ा देते हैं, 1 दिन में पढ़ा देते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि 1 या 2 दिन में संसद हो सकता है। फिर तो घास काटने वाली बात है। मैं चाहूं तो 1 घंटे में संसद को करा देता हूं, ठीक है, लेकिन इससे आपको ही नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं तो लेक्चर लेके चला जाऊंगा, लेकिन इससे नुकसान आपका होगा। मैं 1 घंटे 2 घंटे की मोहलत नहीं मांगता पूरे संसद के लिए तसल्ली से कराने का। तसल्ली से कराने का फायदा यह होता है कि इससे आपको भी बेनिफिट होता है और हमें भी एक संतुष्टि रहती है कि टीचर होने का पूरा फर्ज मैंने निभाया। चलिए, तो इस फर्ज को आगे बढ़ाते हुए और संसद की तरफ आगे चलते हुए हम पार्लियामेंट के चैप्टर को आगे और मुसल्सल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए, और सभी आप अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। बेहतर रहें, अच्छे रहें, और खुश ना भी हो तब भी खुश रहने का प्रयास करें। ठीक है, यही जिंदगी की एक असलियत है। ठीक है, यदि खुश ना भी हैं, आप खुश नहीं भी हैं, तो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है कि दूसरों के सामने भगवत गीता का सबसे बड़ा श्लोक है कि यदि आपका नेचर बिल्कुल साफ है, सुथरा है, ट्रू है, ठीक है, इफ योर नेचर आर ट्रू, तो आपके जितने भी एक्ट होते हैं वो सब फेक होते हैं। ये भगवत गीता का एक श्लोक है। तो इस श्लोक को मैं याद रखता हूं और आप भी याद रखें। चलिए, तो मैं इंडियन पॉलिटी में संसद डाल रहा हूं और संसद के आज 2 टॉपिक हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हमको पूरे करने ही करने हैं ये। तो हम सबसे बड़ी बात है कि इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी में मैं बात करता हूं भारतीय संसद की। और यही हमारा चल रहा था, इंडियन पार्लियामेंट। और मैंने आपको बताया था कि भारतीय संसद जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है। हालांकि वहां संविधान तो नहीं है, लेकिन बोलने में यही परंपरा है बच्चों कि किस देश के संविधान से ली गई है। तो बता चुका हूं कि हमारे भारत में जो संसदीय प्रणाली काम कर रही है, जो पार्लियामेंट सिस्टम काम कर रहा है, वो ब्रिटेन के संसद से लिया गया है। और ब्रिटेन का संसद ही हमें सिखाता है। और ऐसा क्यों हुआ? कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर ऐसा क्यों। तो हमने इसका जवाब भी अपने प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं, प्रीवियस पार्ट में दे चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यानी 150 से 200 साल की गुलामी वाला एग्जाम्पल हमने दिया था कि वहां से हमारे पूर्वज जो थे वो भारतीय जो संसदीय प्रणाली थी उसको धीरे धीरे समझने लगे कि प्रधानमंत्री कौन होते हैं, राष्ट्रपति कौन होते हैं। चलो, राष्ट्रपति तो नहीं था उस समय, राजा ही था। तो प्रधानमंत्री कौन है, उनके मिनिस्टर्स कौन है, उनके ऑफिसर कौन है, उनके ब्यूरोक्रेट ऑफिसर कौन है, ये सारी परंपरा हमने देख ली थी। तो भारतीय संसद, भारतीय संसद, अब मुझे आप एक चीज बताएं कि भारतीय संसद जो है इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज इसमें 2 चीज पढ़ने वाले हैं। मैं उसकी हेडिंग डाल दे रहा हूं और हेडिंग के बाद दोबारा हेडिंग डालने के बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली हेडिंग हमारी रहेगी आज की भारतीय संसद की जो पहली हेडिंग है यह हमारी रहेगी कि संसद के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव। आप डाल सकते हैं कि संसद के महत्वपूर्ण प्रस्ताव।
संसद के महत्वपूर्ण प्रस्ताव, ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा। दूसरी बात हम करते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि सेकंड टॉपिक हमारा क्या रहेगा। सेकंड टॉपिक रहेगा कि संसद में बजटीय प्रस्ताव, संसद में बजटीय प्रस्ताव, संसद में बजटीय प्रस्ताव। चलिए, तो ये दो टॉपिक पर आज हम काम करने वाले हैं। पहला है संसद के महत्वपूर्ण प्रस्ताव, दूसरा है संसद में बजटीय प्रस्ताव, जिसको हम बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं? केंद्रीय बजट, जिसको बोला जाता है केंद्रीय बजट, आज की भाषा में बात करें। चलिए, तो आगे चलें और टॉपिक हम एक नंबर पे बात करते हैं। पहले संसद के महत्वपूर्ण प्रस्ताव। ये क्वेश्चन और एसएससी में, ये मान लीजिए एसएससी हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाते हैं उन पर भी आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले चलते हैं संसद के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर। तो चलिए पेज को टर्न करते हैं और टॉपिक डालते हैं संसद के महत्वपूर्ण प्रस्ताव। संसद के महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या है? चलिए, तो संसद के महत्वपूर्ण प्रस्तावों की मैं बात करता हूं। इसमें सबसे पहले जो आते हैं, जैसे कि 4 प्रस्ताव ऐसे हैं, 4 विधेयक ऐसे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है संसद के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, प्रस्ताव का मतलब क्या है? जैसे कि आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, उसमें माता पिता और आप और भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर रहते हैं। इतना ही परिवार होता है जिसे हम एक नॉर्मल फैमिली कहते हैं। नॉर्मल फैमिली में क्या होता है, जैसे कि जब कोई प्रस्ताव आपके घर पर आता है तो प्रस्ताव किस तरीके का है? जैसे कि मान लो आपके घर पे आपका कोई छोटा भाई है, छोटे भाई के दोस्त आते हैं प्रस्ताव लेकर कि आपके पिताजी से बात करने कि अंकल, हम मतलब जो भी नाम है, हम रमेश को ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं, तो क्या आप ट्रिप की अनुमति देंगे? यानी हम 5 दिन के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तो इस पर क्या विचार होता है? इस पर अब सस्पेंस आ जाता है। उस प्रस्ताव को, यानी उस विधेयक पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ती है और किस किस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और कैसे कैसी वो प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है। मान लो घर का इकलौता बेटा कहीं पहली बार बाहर जा रहा है, कहीं पहली बार बाहर जा रहा है। अब उसको सबसे बड़ी बात है कि उस प्रस्ताव को पारित कराने में, उस परिवार से प्रस्ताव को पारित कराने में, उस प्रपोजल को पास कराने में उसे इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि घर से पहली बार जा रहा है। मां को डर रहता है कि कैसे जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा। ठीक है, कहीं खो तो नहीं जाएगा, ऐसी कुछ बातें हैं, कहीं सामान तो चोरी नहीं हो जाएगा। जब हम घर से पहली बार निकले थे, जब आप कभी निकलोगे, आप निकल चुके हैं, तो आपने ये फेस किया होगा ये दौर कि उस समय हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कितने सस्पेंस में आ जाते हैं कि भेजना है या नहीं भेजना। मुझे अब तक याद है, मैं शायद फर्स्ट टाइम आज से 7 साल पहले मैं एयरफोर्स का पेपर देने गया था, एक्स का, मतलब एक्स जो ग्रुप है, एक्स वाई ग्रुप चलते थे पहले, अब तो मुझे पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन पहले टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रुप चलते थे एयरफोर्स में। तो मैं उसका पेपर देने गया था। मैं करीबन 12th क्लास में था, 12th क्लास के एग्जाम दे चुका था, ऐसी कुछ बातें थी। तो क्या था उस समय, तो मेरा सेंटर आया था जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पे। अब सोच रहे हो, यानी पहली बार राजस्थान में भी ऐसा कि दूर सेंटर, पास भी नहीं था। ठीक है। अब उस समय घर पे इतनी चर्चा हो रही थी कि पहली बार बच्चे को भेजें तो भेजें कैसे। तो वही चर्चा आज हम संसद की करने वाले हैं कि कहीं कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, ये सारी चीजें आज हम प्रस्ताव को लेकर संसद में देखने वाले हैं। तो संसद के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों में पहला प्रस्ताव आता है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो पहला प्रस्ताव आपके सामने आएगा जिसको मैं पढ़ाने वाला हूं, वो है सामान्य विधेयक। क्या है इसका नाम? सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात हम करेंगे आज दूसरे प्रस्ताव पर, जिसका नाम है धन विधेयक। क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक पर। और तीसरा प्रस्ताव जो हमारे सामने आएगा वो आएगा वित्त विधेयक, यानी फाइनेंस बिल का। किसका आएगा? वित्त विधेयक का आएगा। चलिए, उसके बाद चौथा जो प्रस्ताव रहेगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन और विधेयक, ये वाले आने वाले हैं, जिसको इंग्लिश की बात करें तो इसे सिंपल बिल कहते हैं, इसे मनी बिल कहते हैं, इसे फाइनेंस बिल कहते हैं, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। तो सामान्य विधेयक की मैं बात करता हूं, जिसको हम कहेंगे सिंपल बिल।
सिंपल बिल कहेंगे। इसको कहेंगे मनी बिल। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, ये बात आपने सुनी होगी, मनी बिल। ये तो भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण बिल है भाई। कोई भी बात हो, देखो मैं कहता हूं सरकार हो चाहे आप हो, हमेशा दोनों के लिए मनी ही इंपॉर्टेंट रहा है। यानी चाहे देश को चलाने की बात हो, चाहे परिवार को चलाने की बात हो, और चाहे खुद को ऑपरेट करने की बात हो, हमेशा पैसा ही बीच में आता है। और पैसा ही सबसे भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला पहला माध्यम है। पैसे की यदि परिभाषा देते हैं तो पैसा एक वो साधन है जिससे मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वह एक चीज क्या होती है? वह पैसा होती है, मनी होती है। तो मनी बिल को हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है फाइनेंस बिल। क्या आता है? फाइनेंस बिल। एक है आपका फाइनेंस बिल और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, एक ये पढ़ने वाले। चलिए, तो पहले हम उठाते हैं सिंपल बिल को। ये सिंपल बिल क्या है? वैसे सुनने में तो हमें सिंपल ही लग रहा है, लेकिन क्या सिंपल है भी या नहीं भी, ये हमें जानना है। तो देखो, सिंपल बिल की छोटी सी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि वह बिल, क्या कहते हैं, वह बिल या वह प्रस्ताव जो मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं है, उसको कहेंगे सिंपल बिल। क्या कहेंगे? सिंपल बिल। क्योंकि आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि सर सिंपल बिल में ऐसे कौन कौन से मुद्दे आते हैं, ऐसे कौन कौन से विषय आते हैं जिनको हम सिंपल बिल में ला सकते हैं। तो उनके भी मैं कुछ पॉइंट्स लिखा दूंगा। आप करीब 15 से 20 पॉइंट है, लेकिन हम 4-5 पॉइंट लिखाएंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहली बात करें कि जो विधेयक धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, उसे हम सामान्य विधेयक कहते हैं। जैसे कि कल को मैंने आपको आर्टिकल 2 और 3 पढ़ाया था कि संसद को अधिकार है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी भी वर्तमान राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकती है और किसी भी वर्तमान राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 2 और 3 जो होते हैं वो सामान्य विधेयक में आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 2 और 3 केवल सामान्य बहुमत से ही पास हो सकते हैं। समझ गए ना? तो इसका मतलब क्या है कि सामान्य विधेयक में 2 सब्जेक्ट तो हमको मिल गए, आर्टिकल 2 और 3। समझे? चलिए, तो हेडिंग डालेंगे सभी, सिंपल बिल क्या चीज है। सिंपल बिल, और सिंपल बिल को हम कहेंगे हिंदी में सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक। अब इसके बाद हम कर लेते हैं, देखो सामान्य विधेयक क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि वह बिल, लिख सकते हैं कि वह बिल यानी वह प्रस्ताव जो मनी, हिंदी में लिख देते हैं ताकि परिभाषा बुरा मान जाएगी, पर इंग्लिश और हिंदी ना होके हिंग्लिश बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हिंग्लिश। तो वह प्रस्ताव जो धन, वित्त, संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, वह सामान्य विधेयक है। वह सामान्य विधेयक है। वह सामान्य विधेयक है। वह सामान्य विधेयक है, यानी जो बिल आपका धन और वित्त और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, उसको छोड़कर जितने भी बिल होते हैं वो सामान्य विधेयक की श्रेणी में ही आते हैं, सिंपल बिल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि सर सामान्य बिल जो है ये कैसे पेश होता है, कहां पेश होता है, ये बता सकते हैं? तो बिल्कुल। तो दूसरा विषय हमारा, दूसरा मैटर ये आता है, दूसरा मुद्दा ये है कि सिंपल बिल को संसद में लाया कैसे जाता है। देखिए, संसद में 2 सदन काम करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो संसद में पहला सदन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। तो संसद में 2 सदन काम कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों में सदस्य बैठे हैं, बस राज्यसभा के सदस्यों को किस प्रकार चुना जाता है और लोकसभा के सदस्यों को किस प्रकार चुना जाता है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं, ठीक है, उनमें कुछ मंत्री भी हैं
और कुछ सदस्य भी हैं। भाई कुछ सदस्य तो हैं एमपी के, जिन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। भाई लोकसभा में 543 लोग बैठे हैं, ठीक है, और राज्यसभा में 245 लोग बैठे हैं। सारे के सारे एमपी तो हैं, ठीक है, लेकिन उन एमपी में से कुछ मंत्री भी हैं। तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी मंत्री या कोई भी सदस्य पहले पेश कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि सामान्य बिल पहले राज्यसभा में ही पेश होगा या पहले लोकसभा में ही पेश होगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। यानी संसद में 2 सदन हैं, दोनों सदनों में सदस्य भी मौजूद हैं और मंत्री भी मौजूद हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि सिंपल बिल को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले या कोई भी मंत्री या कोई भी सदस्य पहले पेश कर सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। चलिए, जैसे कि कल को मान लो आप, जैसे कि मान लो मैं राजस्थान के भरतपुर से आता हूं, तो भरतपुर में अभी जो हमारी एमपी हैं वो, उनका नाम है संजना जाटव, ठीक है। संजना जाटव जो है वो लोकसभा में अभी एमपी हैं, और भरतपुर को क्या करती हैं, भरतपुर को वो इंडिकेट करती है, डिनोट करती है, ठीक है। तो भरतपुर की सांसद हैं, वो दिल्ली में संसद के लोकसभा में बैठी हुई हैं, ठीक है। अब संजना जाटव कोई मंत्री नहीं है, लेकिन वो संसद के सदस्य जरूर हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई मंत्री ही सामान्य बिल को पेश करे, बल्कि संसद का सदस्य भी इसको पेश कर सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि यह विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में, संसद के दोनों में से किसी भी सदन में, कोई मंत्री या कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, चलिए, तो दूसरा पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया, ठीक है। इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखना, क्योंकि इस स्टेटमेंट के लिए आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको कितना घुमाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चनों पर, कि यह बिल संसद के किस सदन में पेश होगा, सबसे पहले इसे कौन पेश करेगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसके बाद मैं तीसरी बात कर लेता हूं, सिंपल बिल को लेकर तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है। सिंपल बिल को लेके, यानी सामान्य विधेयक को लेकर तीसरा पॉइंट हो सकता है कि इसे, यानी संसद के किसी भी सदन में ये पेश हुआ है, डजंट मैटर, इसे मंत्री पेश करता है या कोई सदस्य पेश करता है, डजंट मैटर, बस पेश हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। तो याद रखें कि इस बिल को पारित होने के लिए संसद के किसी भी सदन का विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये दोनों सदनों में से भी साधारण बहुमत से भी पास हो जाता है, सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो जाता है, तो ये कानून बनने का हकदार है। आप ये नहीं कह सकते कि सर सिंपल बिल को आप स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराएं, ऐसा नहीं हो सकता। सिंपल बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो ही नहीं सकता, इसे हम केवल इसे आवश्यकता होती है तो किसकी, सिंपल मेजॉरिटी की। तो आप लिख सकते हैं कि सामान्य विधेयक संसद के सदनों के, क्योंकि 2 सदन है ना, संसद के सदनों के मतदान या उपस्थित सदस्यों की संख्या का, साधारण बहुमत की आवश्यकता है, बस साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, और साधारण बहुमत को कहते हैं टोटल मेंबर का या मतदान करने वाले या उपस्थित सदस्यों का 1/3, इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। जैसे कि अब मान लो मैं कोई क्लास ले रहा हूं
और क्लास में मेरे पास 90 बच्चे हैं। कितने हैं? 90। तो 90 मान लो मुझे कोई प्रपोजल लाना है और मैं उस प्रपोजल पर बात कर रहा हूं, बहस हो रही है, शोर शराबा हो रहा है। अंत में मैंने ये पूछा कि भाई इस प्रस्ताव को कौन कौन सहमत करता है। तो मेरे क्या हिसाब से 90 का यदि 1/3 बच्चों के मेरे पास वोट आ गए तो मैं उस प्रपोजल को यहां पर पास कर दूंगा क्लास में कि भाई ठीक है, आज से क्लास का 9 बजे का टाइम है, आज से क्लास का 10 बजे का टाइम है। यदि मैं क्लास में अनाउंस करता हूं कि यदि मैं 11 बजे का टाइम कर दूं तो सब कैसे सोचेंगे? अब सब लोग सोचने लग गए इस प्रस्ताव पर। अब सब लोग 11 बजे कौन कौन लेक्चर ले सकता है वही लोग यहां पर वोट करेगा। और जैसे जैसे मुझे 90 का 1/3 मेरे पास मुझे लोगों की सहमति मिल गई तो मैं इसे सिंपल मेजॉरिटी मान लेता हूं। चलिए, उसके अलावा अच्छा ये बताएं कि सामान्य बिल तो है, ठीक है, पेश भी हो गया, पेश होने के साथ पारित भी हो गया। सर मान लो बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि लोकसभा तो सिंपल मेजॉरिटी से पास कर चुकी है लेकिन राज्यसभा जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं कर पा रही है। मान लो ऐसा बिल आ गया और ऐसे बिल पर, ऐसा बिल है जिस पर विवाद ज्यादा हो गया है, दोनों में लड़ाइयां हो गई हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा तो इसे स्पेशल सिंपल मेजॉरिटी से पास कर चुकी है लेकिन राज्यसभा इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं करना चाहती क्योंकि उसे डाउट है इस पर कि यदि कानून बन जाएगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे और जनता के हित में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा यहां पर एक प्रावधान दिया गया है कि यदि सामान्य बिल के प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई भी मतभेद हो जाता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो संसद में, हमारे संविधान में ये प्रक्रिया है कि सामान्य विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। इसे बोलते हैं ज्वाइंट सेशन, आर्टिकल 108। और मैंने बताया था कि ज्वाइंट सेशन का जो प्रेसिडेंसी है वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। तो चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं। तो चौथा पॉइंट इसका आएगा और फोर्थ पॉइंट में हम यहां पर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति होने पर संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। जैसे कि अब कुछ बच्चे क्या है, आपको पता है कि संविधान में जो ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है वो आर्टिकल 108 में आता है। किसमें आता है? 108 में। और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को एड्रेस करता है, संबोधित करता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष जो भी रहेगा आगे भविष्य में या वर्तमान में वही इसकी प्रेसिडेंसी करेगा, वही इसकी कार्यवाही को चलाएगा। याद रखें इस बात को। राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर के कार्य में भी डिफरेंस है और पद में भी डिफरेंस है। ठीक है, एक बात आपको मैं बता दूं, अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सामान्य विधेयक पर यदि दोनों सदनों के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में बार बार टकराव हो रहा है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो उस स्थिति में हम संसद का संयुक्त अधिवेशन तो करा देंगे, यानी संसद का ज्वाइंट सेशन एक साथ दोनों सदनों को बैठाएंगे, बातचीत करेंगे, समझाएंगे, बहला बुसलाकर भी समझाएंगे। तो मुझे एक चीज बताइए कि संयुक्त अधिवेशन में सामान्य विधेयक को क्या हम साधारण बहुमत से पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुझे इतना बता दें, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, जब सामान्य बिल हो चाहे कोई भी बिल होता है, सामान्य बिल हो चाहे कोई भी बिल है, यदि हम ज्वाइंट सेशन करा रहे हैं तो ज्वाइंट सेशन का मतलब है कि अब उस प्रस्ताव को सिंपल मेजॉरिटी से नहीं बल्कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होगा। तो याद रखना कि सामान्य विधेयक से संबंधित कोई भी विषय है या सामान्य प्रस्ताव संसद में आ चुका है और दोनों सदनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने की कंडीशन में हमने ज्वाइंट सेशन का सॉल्यूशन देख लिया है। लेकिन ज्वाइंट सेशन जब आ चुका है संसद में तो याद रखना कि ज्वाइंट सेशन के होते वक्त उसकी कार्यवाही के दौरान उस प्रस्ताव को, अब चाहे वो सामान्य बिल ही क्यों ना हो,
तो सामान्य बिल को भी हम विशेष बहुमत से ही पारित करेंगे। यहां जब तक ज्वाइंट सेशन नहीं आया है तब तक हम संसद में दोनों के अलग अलग सदनों में हम इसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइंट सेशन की कार्यवाही के दौरान, यदि ज्वाइंट सेशन आ गया है तो ज्वाइंट सेशन की कार्यवाही के दौरान हम इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करके ही रहेंगे। चलिए, तो आप इस बात को नोट लगा के लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर नोट में लिख लीजिए सभी कि ऐसी स्थिति में लेकिन सामान्य विधेयक का संयुक्त अधिवेशन में सामान्य विधेयक जब संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में है, जब संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में है तो दोनों सदनों से इसे विशेष बहुमत से पारित होना होगा। विशेष बहुमत से पारित होना होगा। बहुमत से पारित होना होगा। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात, इसको नोट लगा के जरूर लिखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अकॉर्डिंग टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए, तो सामान्य बिल हो चुका है आपका, बहुत बढ़िया। अब सामान्य बिल हो चुका है तो इसके लिए भैया हमें दूसरी बात लानी पड़ेंगे, कौन से? अब आता है मनी बिल। सभी डालेंगे मनी बिल। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि अब तक हमारे भारत में कितनी बार ज्वाइंट सेशन बुलाया जा चुका है। देखिए, 3 बार बुलाया जा चुका है बच्चों। पहली बात कर लेते हैं। पहली बार बुलाया गया था 1961 में, जिसे बोलते हैं दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम, दहेज प्रथा उन्मूलन बिल, ये लाया गया था। और ये लाया गया था 1961 में। कब लाया गया था? 1961 में। दूसरा ज्वाइंट सेशन लाया गया था आतंकवाद या एक था बैंकिंग सेवा वाला, वो लिखें पहले आप। एक लाया गया था बैंकिंग सेवा कमीशन बिल, बैंकिंग सेवा आयोग बिल, एक बिल लाया गया था जिसका था 1978 में लाया गया था। और तीसरा जो ज्वाइंट सेशन था, किस बिल पर लाया गया था? उसका नाम है आतंकवाद यानी टेररिज्म, आतंकवाद निवारण प्रिवेंटेशन, आतंकवाद निवारण बिल, और इसको लाया गया था 2002 में। चलिए, तो ये बात थी, यानी नेहरू के समय लाया गया था। बैंकिंग सेवा जो कमीशन बिल था उसको लाया गया था 1978 में, यानी उस समय सरकार किसकी थी? जनता सरकार की थी, मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री भारत के। आतंकवाद निवारण बिल 2002 में लाया गया था, इस समय सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी। ठीक है, तो 3 बार ज्वाइंट सेशन सरकार बुला चुकी है। याद रखना, संसद में 3 बार ज्वाइंट सेशन पूरी तरह सफल हो चुका है। 3 बार, कितनी बार? 3 बार। चलिए, तो इसको भी यहां पर नोट करके आप लिख सकते हैं। और यहां पर भी लिख सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बहुत बढ़िया, तो समझ आ गया आपको, यानी ये सारी चीजें। अच्छा, दहेज प्रथा में मैं बहुत ज्यादा आजकल बोल रहा हूं, बोलना भी चाहिए। दहेज प्रथा जब उन्मूलन 1961 लाया गया था तो आपको सभी को पता है, यानी इस पर राज्यसभा बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, बिल्कुल सहमत नहीं थी। अच्छा, तो उसको फिर ज्वाइंट सेशन में लाके इसे पास कराया, और आज हमारे यहाँ पे दहेज प्रथा उन्मूलन, यानी जो लोग दहेज मांगते हैं और दहेज के नाम पर लड़की के पक्ष को पीड़ित करते हैं, शोषण करते हैं उसका। आज आपने देखा नहीं है नाटकों में, सीरियलों में, फिल्मों में क्या होता है? वैसे फिल्मों में तो इतना नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो हमारे जो ड्रामा सीरियल्स होते हैं, ड्रामा सीरियल्स में ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभी क्राइम पेट्रोल आप देखते होंगे, क्राइम पेट्रोल। देखो, क्राइम पेट्रोल एक ऐसा शो है जो क्राइम को रोकता नहीं बल्कि क्राइम करना सिखाता है। जब मैं क्राइम पेट्रोल देखता था, हमारे फैमिली में कुछ लोग हैं जो क्राइम पेट्रोल को बहुत पसंद करते हैं। ये क्राइम पेट्रोल, CID वगैरह जो आते हैं ना ये आजकल,
FIR नाम का एक शो आता है। तो ऐसे ऐसे शो देखते थे। मैंने एक दिन बैठ के ही शो देखा। मैं कहते हैं कि इसमें होता क्या है, एक बार देख लेते हैं भाई, क्या पता कुछ हमको ही सबक मिल जाए। तो मैं एक दिन क्राइम पेट्रोल देखने बैठा। उस क्राइम पेट्रोल में एक चोर है, एक चोर है। अब वो चोर कब बना देखते हैं। ऐसे कहानी है, मतलब एक स्क्रिप्ट है पूरा। क्राइम पेट्रोल में क्या था, एक व्यक्ति था, वो ATM से पैसे लेने जाता है। ठीक है, अब मान लो इससे पहले, ये सपोज कर लो कि भाई इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने ATM से पैसे चोरी नहीं की है। मान लो इस भारत में ATM से किसी ने पैसे नहीं चुराए होंगे। ठीक है, चलिए। और मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब हम 10th या 11th क्लास में थे, मतलब कुछ एकेडमिक लेवल पे थे, हम तब देख रहे थे। अब मैंने जब क्राइम पेट्रोल देखा तो उसमें एक बच्चे ने, यानी करीबन 19-20 साल का लड़का था, उसने ATM से पैसे चोरी कर लिए। ATM को तोड़ा था या कोई पासवर्ड लगाया था, आई डोंट नो। ठीक है, तो उसने ATM से पैसे चोरी कर लिए। मैं उसी दिन समझ गया कि ये जो क्राइम पेट्रोल है, CID, जो ये नाटक चल रहे हैं आजकल हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये एक्चुअली में क्राइम को रोकना नहीं चाहते। क्राइम को रोकना इनका इंटेंशन हो सकता है, लेकिन आजकल हमारे भारत में जो बिगिनर्स है ना, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। यानी अब जिस बच्चे ने ATM से पैसे चुराए हैं, तो सीधी सी बात है कि इससे कितने लोग इंस्पायर हुए होंगे। समझ रहे हो ना भाई, जिनका माइंड ऐसे चलता है, यानी वो कितने इंस्पायर हुए होंगे कि ATM से पैसे हम भी चोरी करेंगे इस तरीके से। तो क्राइम पेट्रोल एक्चुअली में चोरी करने के तरीके सिखा रहा है, रोक नहीं रहा है। अब देखिए, क्राइम पेट्रोल जब चलता था उस समय, उसके बाद कितनी भारत में दुर्घटनाएं हुई है। ATM से पैसे चोरी होने लगे उस शो के बाद होने लगे, बताइए। और क्राइम पेट्रोल में तो कुछ रेप जैसी घटनाएं भी आती हैं। ठीक है, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस भी आते हैं। तो एक्चुअली में ये शो जो है क्राइम को रोक नहीं रहे हैं, बल्कि बढ़ा रहे हैं। हाँ, ड्रामा सीरियल्स में आपने देखा होगा कि दहेज को लेके कितना लड़की वाले को कितना झुकाया जाता है, कितना गिराया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। जब शादी हो रही होती है तब तो लड़के वाले कुछ नहीं बोलते कि भाई ठीक है, अरे हम तो इतने दानवीर हैं, हमें क्या जरूरत है दहेज की, हमें क्या जरूरत है, हमारे पास तो पहले बहुत सब कुछ पड़ा है। पहले तो उस वक्त बस लड़की को अपने घर पे ब्याह ले आए, और उसके बाद फिर लड़की को इतना गिराया जाता है, इतना शोषण किया जाता है, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है फैमिली तरीके से, कि फिर ये बोलते हैं कि बस दहेज दहेज के नाम पर इतना लाए, इतना नहीं लाए आप, ये वाली मैटर है। तो उस समय ये लाया गया था एक्ट, और ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हमारा समाज उस समय पुरानी रूढ़िवादियों की जंजीरों से बंधा हुआ था। और उन पुरानी रूढ़िवादी जंजीरों से बाहर निकालने के लिए यदि लोगों के मन में भय उत्पन्न नहीं करेंगे, तो लोग उन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर नहीं निकल सकते। तो सबसे पहला माध्यम होता है भय, और भय का जो काम करता है वो है कानून। देखो, कानून से डर केवल उसको लगता है जो गलत इंसान होता है। याद रखें, आज मैं हूं, मुझे कानून से कतई डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुझे कानून से डरने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि कानून तो मेरे लिए एक प्रोटेक्टर के रूप में काम कर रहा है। कोई भी सरकार होती है, कानून बनाती है केवल अपराधियों के लिए या अपराध को रोकने के लिए, समझे ना, बल्कि सच्चे लोगों को या धर्म के अनुसार चलने वाले लोगों को डराने के लिए कानून नहीं बनाए जाते। इस बात को याद रखना। यानी जो ईमानदार है, जो सच्चा है, जो अपना पूरा बैकग्राउंड साफ करके आया है, या आप साफ है उसका पहले से, तो वो कभी कानून से डरने की बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अपराध कर रहा है, क्राइम कर रहा है, चोरी चोरी, उसको कहीं ना कहीं कानून से डरने की जरूरत है, और डरना भी चाहिए। तो चलिए, दहेज प्रथा के ऊपर मैंने बताया था, बैंकिंग सेवा और आतंकवाद निवारण। ठीक है, आपको पता है कि 2001 में हमारी संसद में, दिल्ली में एक आतंकवादी हमला हुआ था, सभी को याद है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 2001 में, सन 2000 और 2001 में हमारी दिल्ली में स्थित पार्लियामेंट पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हाफिज सईद का नाम था, जिसने हाफिज सईद ने अपनी जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान के मुसलसल नेता हैं वो हमारे, ठीक है, हमारे तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मुसलसल नेता हैं, पॉलिटिशियन भी हैं पाकिस्तान के। उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि भारत की दिल्ली में स्थित आतंकवादी हमला हमने कराया था। हाँ, और पता है उन आतंकवादियों ने ट्रेनिंग कहां ली थी? उन आतंकवादियों ने ट्रेनिंग दिल्ली के मुखर्जी नगर में ली थी।
आपको बता दूं, दिल्ली कभी आए तो मुखर्जी नगर एक हब है यूपीएससी का। हाँ, वहां सबसे ज्यादा आज भी मैं बता रहा हूं आईबी के रॉ के एजेंट वहां रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि वो एक केंद्र है स्टूडेंट का और वहां पे सारी एक्टिविटी होती है। चलिए, तो आतंकवादी जब हमला हुआ था भारत पर, संसद पर, तो उसके बाद ये एक्ट बनाया गया था, आतंकवादी निवारण बिल। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बिल की तरफ। और नेक्स्ट बिल हमारा है, दूसरा नाम क्या था, धन विधेयक यानी मनी बिल। धन विधेयक, ये मनी बिल क्या कहता है देखें, तो मनी बिल का मतलब होता है कि भारत सरकार, यानी भारत सरकार जो है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, यानी भारत सरकार भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि से पैसा जमा करवाना, उससे पैसा निकालना, या आरबीआई से जो भारत सरकार लोन लेती है उससे संबंधित जितने भी प्रस्ताव होते हैं उन्हें हम धन विधेयक की श्रेणी में लाते हैं, वो मनी बिल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आज मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान में राजकोष के रूप में दो कोष काम करते हैं। पहला है संचित निधि, जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, जो आर्टिकल किस में आती है, आर्टिकल 266 में आती है। और एक है भारत की आकस्मिकता निधि, क्या है, आकस्मिकता निधि, एक ये काम करती है, और ये काम करती है आर्टिकल 267 में। अच्छा, तो आपको एक बात बता दें हम कि भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि, ठीक है, ये हमारे भारत के राजकोष हैं, भारत के सरकारी कोष हैं, इनमें भारत सरकार का सरकारी खजाना रहता है। भारत सरकार आपके लिए जो भी करती है, जहां से भी पैसा लाती है वो यहीं से लाती है। भारत सरकार के जितने भी सेवा कर्मचारी हैं उनको सारी सैलरी और संवैधानिक पदों पर बैठने वाले सभी व्यक्तियों के जो वेतन भत्ते होते हैं वो यहीं से दिए जाते हैं। हालांकि भारत की संसद के सदस्य जिनको मिलने वाले वेतन भत्ते होते हैं वो भी संचित निधि से ही दिए जाते हैं। अब सोचो कि भारत सरकार के सरकारी खजाने में कितना पैसा होगा इस वक्त, अभी ये वही खजाना है। जब हम थोड़े प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में भारत जो है, जो राजा हुआ करता था, जो राजाओं के पास जो राजकोष हुआ करता था, जिसका मुखिया वजीर हुआ करता था, क्योंकि वजीर ही ऐसा व्यक्ति था जो राजकोष का पूरा लेखा जोखा अपने पास रखता था, और ब्राह्मण, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो राजकोष का पूरा लेखा जोखा अपने पास रखते थे। यदि पुराने टाइम पे राजाओं के पास सरकारी खजाना हुआ करता था तो आज की लैंग्वेज में ये भी सरकारी खजाना है, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं भारत सरकार का राजकोष। इसे कहा जाता है भारत सरकार का राजकोष या भारत सरकार का सरकारी खजाना, सरकारी खजाना, या इसको हम राजकोष भी कह सकते हैं। चलिए, तो ये था एक्चुअली में। अब मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि भारत सरकार भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि से पैसा निकालना या जमा करवाना से पैसा निकालना या जमा करवाना से संबंधित जो भी लेखा जोखा होता है वह मनी बिल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए, तो आप लिख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से या आकस्मिकता निधि से पैसा निकालना या जमा करवाना, जमा करवाना तथा भारत सरकार द्वारा उधार लिया गया पैसा, भारत सरकार द्वारा उधार लिया गया पैसा, अच्छा, आपको पता है कि भारत सरकार ऐसा कई बार सोचती है कि हम पैसा उधार ले लेते हैं। देखो,
संचित निधि, संचित निधि एक वो निधि है जहां से भारत के संवैधानिक पदों पर बैठने वाले सबसे बड़े बड़े व्यक्तियों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। संसद में बैठने वाले सदस्यों के वेतन भत्ते मिलते हैं। इनसे भारत सरकार के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी मिलती है। ठीक है। और भारत में जितने भी जो लोक निर्माण के जो कार्य होते हैं, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, वहां के लिए भी पैसा संचित निधि से निकाला जाता है। ठीक है। अब जो आपका टैक्स आता है, टैक्स से वसूला गया पैसा भी संचित निधि में जमा होता है। ठीक है। और जब भारत सरकार को कभी जरूरत पड़ती है पैसे उधार लेने की, तो वो आरबीआई से पैसा उधार ले लेती है या किसी विदेशी सरकार से उधार ले लेती है। तो उसका जो लेखा जोखा होता है वह भी मनी बिल की कैटेगरी में आता है। तो भारत सरकार द्वारा लिए गए पैसे का लेखा जोखा या विवरण से संबंधित प्रस्ताव धन विधेयक कहलाता है। धन विधेयक कहलाता है। धन विधेयक कहलाता है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात है कि इस धन विधेयक को पेश करने के लिए हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। याद रखना बच्चों कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना हम 3 प्रस्तावों को कभी भी संसद में पेश नहीं कर सकते। पहला है मनी बिल, दूसरा है आपका संविधान संशोधन विधेयक, और तीसरा है कौन सा, आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित जो प्रस्ताव होते हैं। ठीक है। तो आप इनमें से लिख सकते हैं कि इसे लोकसभा में पेश करने के लिए, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद तीसरी बात करते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में, जो धन विधेयक है, मनी बिल है संसद का, संसद के मनी बिल को सबसे पहले कहां पेश किया जाता है? क्या दोनों में पेश कर सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या? या पहले राज्यसभा में पेश करते हैं? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत होनी चाहिए। यानी सुनिए, मनी बिल को संसद के लोअर हाउस यानी लोकसभा में ही सबसे पहले पेश किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा में 2 प्रकार के सदस्य हैं, एक तो मंत्री, ठीक है, जो सदस्य भी हैं, और एक है जो सदस्य जो मंत्री भी नहीं है। ठीक है। तो एक तो होते हैं मंत्री और एक होते हैं सदस्य। भाई, लोकसभा में बैठने वाले 543 लोग ही मंत्री थोड़ी हैं, बाकी 80 मंत्री हैं और बाकी के सब सदस्य हैं। तो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा और लोकसभा में कोई मंत्री ही इसको पेश करेगा। कोई भी मंत्री पेश कर सकता है, जरूरी नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको पेश करे। कोई भी मंत्री मनी बिल को पेश कर सकता है, लेकिन लोकसभा का होना चाहिए। राज्यसभा में इसे सबसे पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि इस बिल को सर्वप्रथम लोकसभा में और कोई मंत्री ही पेश करता है। लोकसभा में और कोई मंत्री ही पेश करता है। मंत्री ही पेश करता है। तो यह है मनी बिल की खासियत। चलिए, उसके बाद हम बातें हैं कि मान लो पेश कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो अब यह बताएं कि पेश करने के बाद इसके पारित होने की प्रक्रिया क्या है। देखो, लोकसभा इस मनी बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करती है। बिल्कुल, मनी बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा पास कर देती है, लेकिन जब यह पास होने के लिए राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा के लिए इसे केवल आम सहमति की आवश्यकता होती है। राज्यसभा इसे ना संशोधन कर सकती है, ना इसको फेल कर सकती है, अपितु 14 दिन तक रोक सकती है। लेकिन 14 दिन के बाद यदि राज्यसभा ने मनी बिल पर अपनी सहमति नहीं दी है तो 14 दिन के बाद
इसे स्वतः ही राज्यसभा से पारित समझा जाएगा। तो लिख सकते हैं आप कि इस बिल को लोकसभा से इस बिल को लोकसभा से विशेष बहुमत के साथ विशेष बहुमत के साथ लेकिन राज्यसभा के लिए केवल आम सहमति की आवश्यकता है। लेकिन राज्यसभा में इसे आम सहमति की आवश्यकता है। आम सहमति की आवश्यकता है। आम सहमति की आवश्यकता है। ठीक है, यानी सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता है। राज्यसभा इसमें ना संशोधन कर सकती है और ना ही इसे पारित होने से रोक सकती है। ठीक है, केवल और केवल 14 दिन तक रोक सकती है। यदि 14 दिन के बाद भी राज्यसभा ने इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं किया है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई रिएक्शन नहीं दिया है, तो समझ लीजिएगा कि 14 दिन के बाद यह संसद से स्वतः पारित समझा जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि राज्यसभा ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है, राज्यसभा ना ही इसमें संशोधन कर सकती है, ना ही इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, संशोधन कर सकती है और ना ही इसे पारित होने से रोक सकती है, और ना ही इसे पारित होने से रोक सकती है, पारित होने से रोक सकती है। अपितु 14 दिनों के बाद, अपितु 14 दिनों के लिए रोक सकती है, अपितु 14 दिनों के लिए रोक सकती है, बस 14 दिनों के लिए रोक सकती है। अन्यथा यह बिल स्वतः पारित समझा जाएगा, स्वतः पारित समझा जाएगा, समझ गए आप यहां तक? चलिए, बहुत अच्छे। तो राज्यसभा मनी बिल को लेके केवल इतना ही होता है। अच्छा, आपसे पूछे कि सर जब कोई संसद से कोई बिल पारित होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दे तो कानून बन जाता है। अच्छी बात है, यानी वैध हो जाता है, लीगल हो जाता है। ठीक है, मान लो कि राष्ट्रपति मनी बिल के पारित होने के बाद इस पर अपनी सहमति नहीं दे, इसे पॉकेट कर ले। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होती है, एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंशन वीटो पावर एंड पॉकेट वीटो पावर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि संसद से पारित होने वाले किसी भी बिल पर अपनी सहमति दे देना। सस्पेंशन का मतलब होता है कि उस पर संसद के पास दोबारा उस बिल को इसलिए भेजना क्योंकि राष्ट्रपति को थोड़ा डाउट है, इसे कहते हैं सस्पेंशन। लेकिन सस्पेंशन के बाद यदि संसद इसमें संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ दोबारा राष्ट्रपति को भेज देती है तो राष्ट्रपति दोबारा सस्पेंशन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति दोबारा किसी भी बिल पर सस्पेंशन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को उस बिल पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति ने संसद से पारित होने वाले बिल पर अपनी ना सहमति दी है और ना ही उसे सस्पेंशन किया है, बल्कि उसे हमेशा के लिए सुरक्षित काल में रख दिया है, सेफ रख लिया है, पॉकेट में डाल लिया है, जिसे कहते हैं जेबी शक्ति। तो उसे कहते हैं पॉकेट वीटो पावर, ताकि वो कानून बने ही ना। और ऐसा ज्ञानी जैल सिंह ने किया था राजीव गांधी के समय। ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल को रोक लिया था। तो ये बात थी। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर, दूसरी होती है सस्पेंशन वीटो पावर और तीसरी होती है पॉकेट वीटो पावर। लेकिन याद रखें बेटा कि मनी बिल के मामले में राष्ट्रपति ना तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है और ना ही सस्पेंशन वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा से पारित होने वाले मनी बिल पर और राज्यसभा की सहमति के साथ,
ठीक है, राज्यसभा की सहमति और लोकसभा से मनी बिल के पारित होने के बाद जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस पर सस्पेंशन और पॉकेट वीटो का यूज नहीं कर सकता, बल्कि इस पर सहमति देने के लिए बाध्य है वो। याद रखना, केवल मनी बिल पर। तो लिख सकते हैं आप इस बात को कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर सहमति देने हेतु बाध्य है। सहमति देने के लिए बाध्य है। सहमति देने के लिए क्या है? बाध्य है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में ना तो पुनर्विचार कर सकता है, और ना ही जेवी शक्ति यानी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, समझ गए? केवल और केवल मनी बिल के मामले में क्या। चलिए, तो ये बातें आपकी यहां तक संपन्न हुई, लेकिन अभी दो बिल और रह गए हैं, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। चलिए एक बार हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को देख सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि मनी बिल के मामले में यदि मैंने आपको यह पॉइंट लिखाया है तो इस पॉइंट को जरा गौर फरमाएं एक बार। मैंने बोला था कि इस बिल को लोकसभा में विशेष बहुमत के साथ, लेकिन राज्यसभा की सहमति के साथ, तो दोनों में कोई लड़ाई झगड़े का मसला ही नहीं है। यदि लोकसभा में मनी बिल के मामले में, संसद में मनी बिल के मामले में राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कोई भी टकराव हो जाता है तो घबराए नहीं, इसमें ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं होता है। याद रखना, इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो आप इस बात को यहां पर लिख सकते हैं कि धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। सारी बातें लिखा दी है मैंने। कोई भी ये नहीं बोले कि सर एक पॉइंट छोड़ दिया या वो करा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति को लेके, जॉइंट सेशन को लेके, उसके अलावा राज्यसभा को लेके लोकसभा में ही पेश होगा, केवल मंत्री ही पेश करेगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। मनी बिल कहते कैसे हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है संविधान संशोधन बिल, लेकिन इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी भी संसद खत्म नहीं हो पाया, माफी चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम तरीके से पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चैप्टर चाहे एक दिन लेट हो, आपको पता जब आप हाईवे पे अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं तो जब गाड़ी चलते वक्त हाईवे पे आपने कई सारे बोर्ड लगे देखे होंगे। उन बोर्डों पे लिखा होता है कि दुर्घटना से देर भली। जब हाईवे पे आप सफर कर रहे हैं और हाईवे पे कई बार आपने ऐसे बोर्ड देखे होंगे और पर लिखा होता है कि दुर्घटना से देर भली। तो यही चाहते हैं, यही मसला पढ़ाई का है कि आप इतनी जल्दीबाजी ना कर दें कि आपका सिलेबस ही छूट जाए, ठीक है, या अत कुछ नहीं पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है, चाहे एक दिन लेट हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट कराएंगे तो पूरा ही कराएंगे फिर हम। चलिए, तो फिर चलते हैं, आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जल्दी हम।